हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 12 जनवरी 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने श्री रामलला दर्शन योजना शुरू की है? आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? श्री रामलला दर्शन योजना। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में कुछ समय पहले सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की गई थी। मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना को शुरू किया गया है और तेलंगाना की गवर्नमेंट के द्वारा महालक्ष्मी योजना शुरू की गई है। चलिए अब इस क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं। तो आप सभी को पता है कि अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट के द्वारा श्री रामलला दर्शन योजना शुरू की गई है। इस योजना का इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा? छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड एवं बजट पर्यटन विभाग। तो इस विभाग के द्वारा इस योजना के लिए इम्प्लीमेंटेशन या क्रियान्वयन किया जाएगा। इस योजना में लक्ष्य रखा गया है कि 20,000 यात्रियों को हर साल श्री रामलला के दर्शन कराए जाएं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए व्यक्ति की आयु 18 से 75 वर्ष के बीच होनी चाहिए। राज्यों की कुछ प्रमुख योजनाएं डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अभी हाल ही में योग्यश्री योजना पश्चिम बंगाल में शुरू की गई है, अबुआ आवास योजना झारखंड में, लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में, गृह लक्ष्मी योजना कर्नाटक में, मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना असम में, युवा मितान परिवहन योजना छत्तीसगढ़ में शुरू की गई थी और मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना बिहार में शुरू की गई है। इसके अलावा हॉट कुक्ड मील योजना उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है। तो इन राज्यों की प्रमुख योजनाओं को भी आप नोट कर सकते हैं। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर सन 2000 को। छत्तीसगढ़ किस राज्य से अलग होकर बना था? तो ये मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था सन 2000 में। इसकी राजधानी क्या है? रायपुर। राज्यपाल कौन है वर्तमान में? विश्वभूषण हरिचंदन। मुख्यमंत्री कौन है? विष्णुदेव साय। दोस्तों, विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की 90 सीटें हैं, राज्यसभा की 5 सीटें हैं, लोकसभा की 11 और जिलों की संख्या है 33। छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको भी आप याद रखिएगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए गुरु घासीदास नेशनल पार्क किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ के कोरिया डिस्ट्रिक्ट में है और इरावती नेशनल पार्क ये छत्तीसगढ़ के बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में है और कांगेर वैली नेशनल पार्क ये बस्तर डिस्ट्रिक्ट में है छत्तीसगढ़ के। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है तो हमारा चैनल मिल जाएगा। इस चैनल को ज्वाइन कर लेना है तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐप पर आपको ई बुक, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ और डेली क्विज ये सभी मिल जाएगा। इसके अलावा ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आपको उपलब्ध है ऐप पर, तो इसको आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और हर महीने की मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको दोनों माध्यम में मिल जाएगी, तो इसको आप ऐप से प्राप्त कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ शहर कौन बना है? आंसर हो जाएगा इसका इंदौर और सूरत। तो इंदौर और सूरत दोनों संयुक्त रूप से भारत के सबसे स्वच्छ शहर बताए गए हैं स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 का रिजल्ट जारी किया गया है, जिसके लिए भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए हैं। यहां पर बात आई है भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर की। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर कहां स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है। 2023 में इसका उद्घाटन किया गया था। अब बात करते हैं स्वच्छता सर्वेक्षण से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट की। तो भारत के द्वारा जो अभी स्वच्छता सर्वेक्षण आयोजित किया गया था, यह दुनिया का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण था। दोस्तों, इस स्वच्छता सर्वेक्षण में 4500 से ज्यादा शहरों को लिस्ट में रखा गया था। याद रखिएगा
कि जो 4500 शहर हैं इसमें सभी छोटे और बड़े शहर शामिल किए गए थे। चलिए अब रैंकिंग डिस्कस करते हैं जिससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहला स्थान किसे हासिल हुआ है, तो इंदौर और सूरत को पहला स्थान हासिल हुआ है। तो दोनों शहरों को संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल हुआ है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। इंदौर की अगर हम बात करें तो इंदौर 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है। तो पहला स्थान किसे हासिल हुआ है, इंदौर और सूरत को। अब तीसरे स्थान की बात करते हैं, दूसरे स्थान पर कोई नहीं है। महाराष्ट्र का जो नवी मुंबई है इसको तीसरा स्थान हासिल हुआ है, और आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम को चौथा स्थान, और मध्य प्रदेश के भोपाल को 5वां स्थान हासिल हुआ है। तो चलिए रैंकिंग को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला स्थान इंदौर और सूरत को, दूसरा स्थान किसी को नहीं प्राप्त हुआ है, तीसरा स्थान नवी मुंबई को, चौथा स्थान विशाखापत्तनम को, और 5वां स्थान भोपाल को प्राप्त हुआ है। अब बात करते हैं 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों की। तो 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में महाराष्ट्र के सासवड को पहला स्थान हासिल हुआ है, और छत्तीसगढ़ के पाटन को दूसरा स्थान हासिल हुआ है, और महाराष्ट्र के लोनावाला को तीसरा स्थान हासिल हुआ है। देश के स्वच्छ राज्यों की कैटेगरी में पहला स्थान महाराष्ट्र को हासिल हुआ है, दूसरा स्थान मध्य प्रदेश को, और तीसरा स्थान छत्तीसगढ़ को हासिल हुआ है। यानी आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे स्वच्छ राज्य कौन है वर्तमान में, तो वो कौन है, महाराष्ट्र। दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है, और तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है। गंगा किनारे बसे सबसे साफ शहरों में वाराणसी पहले स्थान पर है, और प्रयागराज दूसरे स्थान पर है। मध्य प्रदेश के महू को सबसे स्वच्छ कैंटोनमेंट बोर्ड का अवार्ड दिया गया है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वेस्ट सफाई मित्र सुरक्षित शहर का अवार्ड चंडीगढ़ को दिया गया है। तो दोस्तों यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, तो आप इन सभी प्रश्नों को नोट करते जाइएगा। बात करते हैं स्वच्छता सर्वेक्षण की। तो 2023 में जो स्वच्छता सर्वेक्षण आयोजित किया गया था, यह 8वां संस्करण था स्वच्छता सर्वेक्षण का। थीम क्या थी, बेस्ट टू वेल्थ। तो ये थीम भी आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों जो स्वच्छता सर्वेक्षण आयोजित किया जाता है, ये भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, यानी नेशनल यूथ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। बात आई है 11 जनवरी की। तो 11 जनवरी को क्या मनाया जाता है, लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि। 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस। 8 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, अर्थ रोटेशन डे। तो ये दिवस भी आप नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस की। तो राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है, तो स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती 12 जनवरी को मनाई जाती है। इस दिवस को मनाने की घोषणा कब की गई थी, 1984 में। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 1984 को अंतरराष्ट्रीय युवा वर्ष भी घोषित किया गया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो इनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। इनका जन्म कब हुआ था, 12 जनवरी 1863 को। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, कोलकाता में। गुरु का नाम क्या था, रामकृष्ण परमहंस। दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना की गई थी, और रामकृष्ण मिशन का हेडक्वार्टर कहाँ था, कोलकाता में। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा अमेरिका के शिकागो में 11 सितंबर 1893 को विश्व धर्म महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व किया गया था। स्वामी विवेकानंद जी ने समाधि कब ली थी या महासमाधि कब ली थी, तो 4 जुलाई 1902 को। जनवरी माह में मनाए जाने वाले प्रमुख दिवस भी डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 जनवरी को DRDO का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 2 जनवरी को अंतर्मुखी दिवस मनाया जाता है। 8 जनवरी को अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना दिवस। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि। 12 जनवरी को अभी हमने डिस्कस किया हुआ है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाई जाती है। आपको याद रखना है कि 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर पराक्रम दिवस भी मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस और 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है
और 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी मनाया जाता है। इसके अलावा 28 जनवरी को लाला लाजपत राय जी की जयंती मनाई जाती है और 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। स्वदेशी असॉल्ट राइफल उग्रम को किसने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा इसका डीआरडीओ। तो डीआरडीओ के द्वारा अभी हाल ही में एक राइफल लॉन्च की गई है जो कि एक इंडिजीनियस यानी स्वदेशी राइफल है। नाम क्या है इसका? उग्रम। दोस्तों यहाँ पर हम सभी ऑप्शन के फुल फॉर्म डिस्कस कर लेते हैं। जैसे बात आई है डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। एचएएल का फुल फॉर्म क्या होता है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और वेल का फुल फॉर्म क्या होता है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। तो ये सभी फुल फॉर्म भी आप नोट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं स्वदेशी असॉल्ट राइफल उग्रम की। तो इसको किसने लॉन्च किया है? डीआरडीओ ने। कहां पर इसको लॉन्च किया गया है? तो पुणे महाराष्ट्र में इसको लॉन्च किया गया है। इसकी प्रभावी रेंज क्या है? 500 मीटर। वजन कितना है इसका? तो इसका वजन 4 किलोग्राम से भी कम है। इस राइफल में 20 राउंड मैगजीन होती है। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं उग्रम राइफल के बारे में। बात आई है डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका गठन कब हुआ था? 1958 में। इसका स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को। हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर समीर बी कामत। डीआरडीओ का काम क्या होता है? तो हमारी सेनाओं के लिए हथियार बनाना डीआरडीओ का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार 2024 में वैश्विक बेरोजगारी की दर क्या होगी? आंसर हो जाएगा 5.2%। तो अभी हाल ही में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी आईएलओ के द्वारा वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट 2024 को जारी किया गया है और इसी रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि साल 2024 में जो ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट है उसका रेट 5.2% होगा, जबकि जो 2023 है उसमें जो वैश्विक बेरोजगारी की दर है वो 5.1% है। यानी कि 2023 में बेरोजगारी की दर कितनी है? 5.1%। और यही दर बढ़कर के 2024 में कितनी हो जाएगी? 5.2%। इसके अलावा इस रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि बेरोजगार लोगों की जो संख्या है 2 मिलियन तक बढ़ जाएगी। दोस्तों इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अगले साल यानी 2025 में केवल मामूली सुधार हो सकता है वैश्विक बेरोजगारी की दर में। दोस्तों बात करते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की। तो इसकी स्थापना 1919 में की गई थी। हेडक्वार्टर है इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में और आईएलओ 1946 में संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा था। इसका काम क्या होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानव अधिकारों एवं श्रमिक अधिकारों को बढ़ावा देना, यानी कि जो ह्यूमन राइट्स होते हैं उनको बढ़ावा देना और जो श्रमिकों के अधिकार होते हैं उनको बढ़ावा देना अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का कार्य होता है। इसे 1969 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो जर्मनी ने यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता है। आपको याद रखना है कि यूनाइटेड कप टेनिस से रिलेटेड है। दोस्तों टेनिस से रिलेटेड कुछ और कप डिस्कस कर लेते हैं। तो हॉपमैन कप 2023 को किसने जीता है? क्रोएशिया ने। ये टेनिस से रिलेटेड कप है। और विली जीन किंग कप जिसे फेड कप बोलते हैं, तो इसमें 2023 का विजेता कौन रहा है? कनाडा। इसके अलावा डेविस कप 2023 का विजेता कौन रहा है? इटली। तो ये है टेनिस से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण कप और उनके विजेता। तो यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जर्मनी ने पोलैंड को हरा करके जीता है। दोस्तों इस बार जो यूनाइटेड कप आयोजित किया गया है यह इसका दूसरा संस्करण था। पहला संस्करण 2023 में आयोजित किया गया था जिसमें अमेरिका ने जीत हासिल की थी। यूनाइटेड कप का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के पर्थ और सिडनी शहरों में किया गया है। दोस्तों स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो क्रिकेटर मोहम्मद शमी को अभी हाल ही में अर्जुन पुरस्कार 2023 दिया गया है। केन्या की एथलीट हैं बीट्राइस चेबेट, तो उन्होंने अभी हाल ही में 5 किलोमीटर दौड़ में एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो उन्होंने 5 किलोमीटर की दौड़ को 14.13 मिनट में पूरा किया है।
विराट कोहली को प्यूबिटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है। भारत की स्क्वैश की खिलाड़ी हैं अनाहत सिंह, तो उन्होंने स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में अंडर 19 का खिताब अभी हाल ही में जीता है। पीवी सिंधु फोर्ब्स की सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में 16वें स्थान पर हैं। मैनचेस्टर सिटी ने क्लब वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तमिलनाडु में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइंस्टीन प्रोब सैटेलाइट किस देश ने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा चाइना ने। तो अभी चाइना ने आइंस्टीन प्रोब नामक एक सैटेलाइट लॉन्च किया है। बात आई है अमेरिका की, तो 2024 में भारत और अमेरिका मिलकर के निसार सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। भारत ने अभी हाल ही में एक सैटेलाइट लॉन्च किया है 1 जनवरी 2024 को, उसका नाम क्या है? एक्सपोसैट। दोस्तों चलिए इस क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं। तो चाइना के द्वारा 2C रॉकेट से आइंस्टीन प्रोब सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। इस सैटेलाइट का वजन कितना है? 1.45 टन। इस सैटेलाइट का नाम महान वैज्ञानिक आइंस्टीन के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, अटल बिहारी वाजपेयी सेबरी न्याहाबा सेवा सेतु किस राज्य में स्थित है जिसका उद्घाटन पीएम मोदी जी के द्वारा किया जाएगा? तो यह पुल महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 12 जनवरी 2024 को मुंबई में मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का उद्घाटन करेंगे। और याद रखिएगा कि मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का नाम क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी सेबरी न्याहाबा सेवा सेतु। इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है। इसकी लंबाई कितनी है? 21.8 किलोमीटर और यह 6 लेन वाला एक पुल है। दोस्तों समुद्र के ऊपर इसकी लंबाई बताई जा रही है 16.5 किलोमीटर की। यह दक्षिण मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ेगा। तो ये है दोस्तों दक्षिण मुंबई का इलाका और ये है नवी मुंबई। तो दक्षिण मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने वाला यह पुल होगा और इस प्रोजेक्ट का निर्माण 2018 में शुरू किया गया था। इस प्रोजेक्ट की लागत कितनी है? तो 17,843 करोड़ रुपए की इसकी लागत है। दोस्तों विश्व के टॉप 5 सबसे लंबे पुल डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले स्थान पर आता है डैनयांग कुसान ग्रैंड ब्रिज जो कि चाइना में है और इसकी लंबाई है 164.8 किलोमीटर। दूसरे नंबर पर आता है चांगहुआ कॉसियोंग वायाडक्ट, ये ताइवान में है और इसकी लंबाई है 157.3 किलोमीटर। तीसरे नंबर पर है टियानजिन ग्रांड ब्रिज, ये चाइना में है और इसकी लंबाई है 113.7 किलोमीटर। चौथे नंबर पर है कांगडे ग्रैंड ब्रिज, इसकी लंबाई है 105.88 किलोमीटर और ये चाइना में है। और पांचवें नंबर पर है वेनान वीहे ग्रैंड ब्रिज, ये भी चाइना में है और इसकी लंबाई है 79.73 किलोमीटर। तो ये है विश्व के टॉप 5 सबसे लंबे पुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टि 10 स्टार लाइनर ड्रोन का अनावरण कहाँ किया गया है? तो इसका अनावरण तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद में किया गया है। तो भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं एडमिरल आर हरि कुमार जी। तो इनके द्वारा हैदराबाद में अडानी एरोस्पेस पार्क में पहले स्वदेश निर्मित दृष्टि 10 स्टार लाइनर मानव रहित हवाई वाहन यानी कि ड्रोन का अनावरण किया गया है। दोस्तों इसे अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने इजराइल के साथ डेवलप किया हुआ है। इसमें जो उपकरण लगाए गए हैं वो 70% उपकरण भारतीय हैं। दोस्तों पोरबंदर नौसेना बेस पर इस ड्रोन को तैनात किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हासिल करने के लिए रोड मैप जारी किया है? तो अभी हाल ही में तमिलनाडु की गवर्नमेंट के द्वारा $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हासिल करने के लिए रोड मैप जारी किया है। इसके लिए लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? 2030 तक। दोस्तों इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा निवेश, मानव पूंजी, इनोवेशन, बाजार क्षमता, शासन, इन सभी क्षेत्रों में काम किया जाएगा। बात आई है तमिलनाडु की, तो इसकी बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। राजधानी क्या है? चेन्नई। राज्यपाल कौन है? RN रवि। मुख्यमंत्री कौन है? MK स्टालिन जो कि DMK पार्टी के हैं। विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 234। राज्यसभा की 18 और लोकसभा की 39। प्रमुख त्योहार है यहाँ का पोंगल। दोस्तों पोंगल के अवसर पर एक खेल खेला जाता है जिसे जलीकट्टू बोला जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जलीकट्टू किस राज्य से रिलेटेड है? तो यह तमिलनाडु से रिलेटेड है।
तमिलनाडु के नेशनल पार्क भी डिस्कस कर लेते हैं। तो मुकुर्थी नेशनल पार्क और मुदुमलाई नेशनल पार्क, अनामलाई नेशनल पार्क और गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क और गिंडी नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क तमिलनाडु राज्य में ही स्थित हैं। चलिए अब कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं, फिर जनरल नॉलेज के पिटारी को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था 10वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? गांधीनगर में। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? 80। सेरिंग टोब्गे किस देश के नए प्रधानमंत्री बनेंगे? भूटान। रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक कौन बने हैं? समीर कुमार सिन्हा। किस राज्य के उच्च न्यायालय ने कृष्णा राजा सागर बांध में खनन और उत्खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया है? कर्नाटक। भारत और यूएई के बीच कितने समझौते किए गए हैं? 4। किस देश में 110 साल बाद डॉग मीट पर बैन लगाया गया है? साउथ कोरिया। दुनिया का पहला ट्रांसपेरेंट OLED डिस्प्ले टीवी किस देश में लॉन्च किया गया है? अमेरिका। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? नासिक। IIT मद्रास का नया कैंपस किस देश में शुरू किया जाएगा? श्रीलंका में। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम कांग्रेस के अधिवेशन डिस्कस करेंगे। तो यह इसका पहला पार्ट है। तो कांग्रेस के सभी अधिवेशन डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में। कहाँ हुआ था? मुंबई में। पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। दूसरा अधिवेशन हुआ था 1886 में, कोलकाता में ये अधिवेशन हुआ था और इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। तीसरा अधिवेशन 1887 में हुआ था मद्रास में और बदरुद्दीन तैयब जी इसके अध्यक्ष थे। चौथा अधिवेशन 1888 में हुआ था इलाहाबाद में और जॉर्ज यूल इसके अध्यक्ष थे। पांचवा अधिवेशन 1889 में मुंबई में हुआ था और सर विलियम वेडरबर्न इसके अध्यक्ष थे। छठवां अधिवेशन 1890 में कोलकाता में हुआ था और फिरोज शाह मेहता इसके अध्यक्ष थे। सातवां अधिवेशन 1891 में नागपुर में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे आनंद चार्लू। आठवां अधिवेशन 1892 में इलाहाबाद में हुआ था और इसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। तो दोस्तों ये हैं कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन। दोस्तों कल के करंट अफेयर्स में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि गिर वन नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो यह गुजरात में है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर गुजरात बताया हुआ है। तो इसी प्रकार से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज का क्वेश्चन है स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ राज्य कौन बना है? तो जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का।